भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मोहतरम जनाब फैयाज़ साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साबिक़ा रुकन असम्बली व कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, शादाब उस्मानी साहब, अमोल कामले साहब, जैद शेख साहब, रवीश मोमिन साहब, अफसर मोमिन साहब, अब्दुल हसीब जामई साहब, मोहम्मद अहमद सज्जू साहब, फैज़ खां साहब, नूरुल ऐन साहब, शहीन शाह शेख साहब, एडवोकेट साकिब अंसारी साहब, और मैं अपनी आज की इस तकरीर को अल्लाह के फजल व करम से मैं जो कुछ बयान करूंगा, मैं इसको मेरे भाई और भिवंडी के जो सदर हैं खालिद गुड्डू साहब के नज़र पेश करता हूं, जो आज जेल की सलाखों में हुकूमत के जुल्म का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि खालिद गुड्डू साहब को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। 2 साल से खालिद गुड्डू को जेल में रखना ये इंसाफ की तौहीन है। हुकूमत का काम ये है कि किसी को जेल में ना रखे, बल्कि उनको जेल के बाहर लाए। अगर उन पर कोई मुकदमात हैं तो आप चलाइए ज़रूर, मगर मेरा मानना यह है कि खालिद गुड्डू को निशाना बनाकर उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए इस तरह की साजिश और मंसूबा रचाने को जेल में डाल दिया जाए। तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आपको अपने पार्टी के लोगों की फिक्र है कि कहीं मोदी की हुकूमत उनको जेल में डाल दे, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे अपनी हुकूमत में खालिद गुड्डू को जेल में डाला। याद रखिए, अगर खालिद गुड्डू जेल को जा रहा है हुकूमत के जबर और जुल्म का शिकार होकर, तो कहीं दिल्ली की हुकूमत भी अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करे और आपके ही करीबी लोगों को जेल में ना डाल दे। अगर आज आप फिक्रमंद हैं, तकलीफ में हैं, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, खालिद गुड्डू के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी? उनके घर में उनके भाइयों पर, उनके अफराद खानदान पर, उनके दोस्तों पर क्या गुजर रही होगी? यही होता है कि जो हुक्मरान जुल्म करता है, अल्लाह उसी हुक्मरान को एक दिन जेल में डालता है और मजलूम को तख्त व ताज पर बिठा देता है, और वही काम होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खालिद गुड्डू से दुश्मनी इसलिए क्योंकि खालिद गुड्डू पावर के खिलाफ है। कौन सा पावर? एक तो राष्ट्रवादी के जुल्म के खिलाफ और दूसरा टॉरेंट पावर के खिलाफ खालिद गुड्डू ने आवाज उठाई थी। तो दोनों को यह पसंद नहीं आया कि ये कौन दीवाना खड़ा हो गया जो हमारे इख्तिदार की बुनियादों को हिला के रख दे रहा है। तो टॉरेंट पावर और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर खालिद गुड्डू के खिलाफ
झूठे मुकदमे आयद करके हजरत पुलिस को भी इस्तेमाल कर लिए और खालिद गुड्डू पर इल्जाम लगाकर उनको जेल को भिजा दिया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, मुझे इस बात को खुलकर कहना पड़ेगा कि अगर कोई भी ओहदेदार गवर्नमेंट का, उसको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, उसको कानून को, संविधान पर अमल करना है। अगर आज आप संविधान को नजरअंदाज करके, रूल ऑफ लॉ को नजरअंदाज करके, जिसको उर्दू में कहती है कि कानून की बालादस्ती को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आज आप मौज मना लो, कल ये लोग जब इख्तिदार पर सत्ता में नहीं रहे। मैं खालिद गुड्डू की बात नहीं कर रहा हूं। जो कोई भी महाराष्ट्र की जेल में जुल्म का शिकार है, उनको छोड़ा जाए, चाहे वो खालिद गुड्डू हो या नवाब मलिक हो, उनको भी छोड़ना चाहिए। नवाब मलिक की बात नहीं करेंगे। मुल्क का माहौल इस तरह से बना दिया गया कि बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि बला हम तक ना आए, हम जेल को ना जाएं, मगर हमारे पार्टी में अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दो, हम जेल को नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको। नाम नहीं आया, किसका नाम आया? शिवसेना के संजय का नाम आया। तो क्या संजय मलिक से ज्यादा अजीज हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस को? यह हकीकत है, मेरी बात को याद रखो आप। मेरे इस तकरीर के बाद शुरू हो जाएंगे मीडिया के लोग जो शिवसेना की गुलामी करते हैं, तो कोई मोदी की गुलामी करते हैं, तो कोई शरद पवार की गुलामी करते हैं। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं इनका कादिम बनकर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। ये बात सच है कि संजय का नाम शरद पवार साहिब लिए, नवाब मलिक का नाम नहीं लिए। क्यों? नवाब मलिक क्या कमतर है संजय से? आप बताओ, क्या नवाब मलिक कमतर है संजय से? क्या नवाब मलिक और संजय बराबर नहीं है? जब बराबर है तो बोलते भी नहीं है जबान से अपनी। क्यों नहीं बोलते? मुसलमान कहां जाएगा, इसको डराओ दौड़ते में आएगा हमारे पास। बोलो इसका सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म का गुलाम है, ये हमारे पास दौड़ के आएगा। बोलो इसको गंगा जमुनी, वो भाषा बजा कर आएगा। एक मुशायरा कर दो तो दौड़ कर आएगा। मगर ये आपकी अहमियत है, जब चुनाव आएगा तो चुनाव में कहेंगे ओवैसी की बात पे यकीन मत करो, मोदी को रोकना है, शिवसेना को रोकना है। जब महाराष्ट्र के विधानसभा चल रहे थे, इसी जगह पर मैं आया था, इसी विधानसभा में भिवंडी के। मैंने आपसे अपील की थी कि यहां से खालिद गुड्डू को कामयाब करिए। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करने आया हूं कि आपने अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खालिद गुड्डू को 44,000 वोट से नवाजा। मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मगर उस वक्त आपको याद होगा, यही राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा और शिवसेना को रोकना है। और जब चुनाव हो गए तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने शिवसेना से मिलकर निकाह किया। निकाह किया। अब ये 1, 2, 3 में दूल्हा कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर एक सदाबहार दूल्हा आपके सामने खड़ा हुआ। जब सत्ता को मिलना था, सीएम की कुर्सी थी, मंत्री की पोस्ट थी, दौलत थी, इख्तिदार था, तो बोले मुसलमान का छोड़ो, कहां जाएगा, उसको हम तो हमेशा से धोखा देते आए हैं। हमने भिवंडी में फसाद करवाया,
भिवंडी में मरवाया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आई। मुसलमान भूल जाता है, जज्बात पे लाओ मुसलमान को, भाजपा का, शिवसेना का, सेकुलरिज्म का इसको पाठ इसके सामने को, मुसलमान सन्नाटे में आ जाता। अब आप बताइए, जब मैं पुकार कर कह रहा था 2019 के असेंबली और विधानसभा के चुनाव में कि कामयाब करो खालिद गुड्डू को, आपकी आवाज विधानसभा में जानी चाहिए, तो मेरी ही मुखालिफत में हमारे ही दरमियान से लोग खड़े होकर कहे ये जज्बाती बात करता है। अब बताओ क्या मैं सच था ये और आप झूठे नहीं थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप जब यहां पर इंशाअल्लाह ताला भिवंडी के लोकल बॉडी के बल्दिया के इंतखाबात होंगे तो आप एक अच्छा फैसला करेंगे और आप मुत्तहिद होकर यहां से इंशाअल्लाह मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कमजोरियों को, हमारी खामियों को दूर किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप हमारी रहबरी करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। अगर हम गलती करते हैं तो हमारा हाथ पकड़कर टोकिए, मगर इस कारवां को, इस जिम्मेदारी को आपको लेकर आगे बढ़ना, आपको कामयाब करना है। मैं यहां पर नहीं आया हूं अपने लिए, बार बार यही कहता हूं मैं और कहता रहूंगा। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि ताकि आपकी लीडरशिप बने, आपका कायद बने, जो आपकी आवाज विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, यहाँ की बल्दिया हो, वहां पर गूंजे। टॉरेंट पावर के जुल्म का खात्मा हो। ये बुनकरों की सरजमीन है, ये मजदूरों की सरजमीन है, और यहाँ पर एक बर्फी कंपनी गरीबों का खून चूस रही है और खून चूसने में मदद कर रही है शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस। आखिर क्या बात है कि सिर्फ यहाँ पर कितने वो कोणार्क विकास अघाड़ी के सिर्फ 4 नगर सेवक है और उनका महापौर बन जाता है, सिर्फ 4 उनके। और फिर इसमें कांग्रेस भी और शिवसेना भी, बीजेपी भी इनकी मदद करते हैं। क्या बात है, ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? 4 इनके, 47 कांग्रेस के, भाजपा की 18। क्या बैठ के बिरयानी खा लिए तुम लोग? पूरा भिवंडी को लूट लिए। 850 करोड़ का बजट ना ओवैसी की। ये उसने ऐसा बोला था, तू चलाना क्यों नहीं? कल रात में बारिश को बुलाकर बिठा के इसको पूछ जरा, कितनों को बिठा के पूछेंगे, कुछ भी निकलने वाला नहीं है इसमें से। जो बात सच्ची होती है वो कड़वी होती है। कड़वी उन लोगों के लिए होती है जो जुल्म करते हैं, और जो बात सच्ची होती है वो आवाम के दिलों को छू जाती है और दिलों में समा जाती है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफ हो। 850 करोड़ का बजट, और अस्पताल जैसा भी कहा गया कि वेंटिलेटर पर है। 850 करोड़ कहां गए? कैसे अस्पताल नहीं अच्छा हुआ? किसके जेब में गए? आप अंदाजा लगाइए। 850 करोड़ का बजट अगर अस्पताल की अच्छाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता तो गरीबों को इससे फायदा पहुंचता भिवंडी की। मगर इनको ये चाहते हैं कि नहीं, गारत का घड़ा है, इनका भरता नहीं है। 850 करोड़ मेरे को कितना, तेरे को कितना? अरे क्या ये खाजा का लंगर है, लूट के लेकर जाएंगे तुम लोग? ऐसा लगता है कि पूरे डाकू एक हो गए। ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, और इसी हिस्सेदारी में आपको अपना हिस्सा नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मेरी आपसे अपील है कि आपकी आवाज भिवंडी की बल्दिया में गूंजनी चाहिए।
आपके मसाइल की का हल मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह 44,000 वोट खालिद गुड्डू को दिए, मुझे यकीन है कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिदा तौर पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा था, बता रहा था कि मुल्क में जो हालात है वो आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज प्रधानमंत्री, देश के वजीर आजम, दिल्ली के बादशाह अपनी हुकूमत के 8 साल के मुकम्मल होने पर बड़े बड़े बातें आज की हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से इतना पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री आखिर ये क्या बात है कि 1 लीटर दूध और 1 डबल रोटी का लोफ पैकेट एक ही कीमत में क्यों मिल रहे हैं प्रधानमंत्री? 1 लीटर दूध और 1 डबल रोटी का पैकेट। तो बीजेपी वाले बोलेंगे क्या बोलता है ना, क्या बोल रहा है? दूध भी खरीद ले, डबल रोटी खा ले, पेट भर जाएगा। अरे आप बताइए, महंगाई कभी इतनी महंगाई भारत में कभी नहीं हुई थी, और आज 8 साल देश के प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत के मना रहे हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट है। बेरोजगारी नौजवानों में जो भारत में दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, मगर मोदी जी बोल रहे 8 साल में मैंने चांद पर जाकर मट्टी आपके कदमों में डाल दी। आपको देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 8 साल में बहुत बड़ा काम कर दिए। फिस्कल डेफिसिट 40 साल में सबसे ज्यादा है। रिटेल इन्फ्लेशन 20 साल में सबसे ज्यादा है। और जो महिलाओं की, खवातीन का वुमेन फोर्स है, उसमें कमी आई है। 10% से कम महिलाएं काम कर रही है भारत में। आप बताइए इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8 साल का जश्न बीजेपी मना रही है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि भारत के फॉरेन रिजर्व जो 640 बिलियन डॉलर से 595 बिलियन डॉलर्स पर आ गए? कौन जिम्मेदार है इसका? FIIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स 22% से 19% पे आ गए इंडियन स्टॉक्स के। कौन जिम्मेदार है इसका? 1 लाख को मारा गया। पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में घुस कर आकर गोलियां चलाते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? आपकी सरकार है। नौकरियां नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जवाब देगा इसका? हां, मैं मानता हूं कि इन सब की जिम्मेदारी अगर किसी पर है, इन्फ्लेशन बढ़कर है, तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। नौजवानों में, युवाओं में बेरोजगारी है, तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, औरंगजेब जिम्मेदार है। मोदी जी नहीं है जिम्मेदार, ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। सरकार आपकी है, मैं खुद कह रहा हूं ना, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां सब जिम्मेदार हैं, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं भारत के मुसलमानों को भिवंडी से कहना चाहूंगा। भारत के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, भारत कैसे बना? ये आज जो भारत है कैसे बना? ये आरएसएस, बीजेपी कहती है कि आक्रमण करने वाले मुसलमान आए थे, कहते हैं ना, ये आए थे, आक्रमण करने वाले आए थे भारत में। तो क्या भारत की तारीख सिर्फ मुगलों से शुरू हुई क्या? नहीं, 65,000 साल पहले भारत में जो मौजूदा भारत है, या जो हम जिसको कहते हैं
ये हमारा जो खित्ता है, उसमें 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। 65,000 years ago, people from Africa came to India, Bharat of that time. फिर 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। फिर उसके बाद मशरकी एशिया से ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर उसके बाद से सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया से लोग आए, उनको आर्यन बोलते। तो 4 किस्म का माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से, ईरान से, और तीसरा हुआ मशरकी एशिया से, जिसको स्टेप्स पैस्टोरलिस्ट कहते हैं। चौथा वस्ती एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये 4 आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों, तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो, अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता। चलाओ। तो 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दक़ा आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी वाले से कहते मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अबे अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ए ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। अच्छा, अब इसका जवाब यहीं पर देता हूं, भिवंडी में। सुनो, आप मुंह नहीं लगना मेरे, तुम याद रखो, मैं उन पागलों की तरह नहीं हूं, थम्स अप नहीं हूं, दलाइल देकर बात करता हूं। सुनो, मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से। हम तमाम का ताल्लुक, हमारे अब्बा कौन है? अब्बा कौन है? हमारे अब्बा कौन है? बाबा, हमारे अब्बा आदम है। और जब अल्लाह ने हजरत आदम को हमारी अम्मा के साथ दुनिया में भिजाया, तो अब्बा ने कहां कदम रखा मालूम? भारत में। तो ये मेरी बाप की जमीन हुई। अब बाप की जमीन से औरत का कोई हक छीन सकता? छीन सकता? अब्बा अल्लाह भी आया तो बोले भारत में आकर ये कदम यहीं रखा, अब्बा की जमीन है। अब ये तो मेरे को कहां मिला जाके? मेरा ताल्लुक अब्बा आदम से है प्यारे। मगर जब तुमने ब्राह्मण कहा, तो क्या ये बात सच नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक, जो भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान किए, मुजाहिद आजादी है, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आर्यन लोग आर्टिक से आए थे? आर्टिक, उन्हें कहा था ये बात। अब बताओ इस पे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे तुम बताओ इसको? इसलिए कह रहा हूं कि भारत में अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है, वो आदिवासी है, द्रविडियन है, बाकी के सब लोग हैं। और ये प्रूव हो चुका है कि आबादी का 65% हिस्सा, ये 4 जो माइग्रेशन हुए, आप करा के देख लो। मगर बीजेपी
संघ क्या बोलेगी, शिवसेना भी, ये सब मुगल आए। हाँ ठीक है, मुगल आए तो पेट्रोल बढ़ गया, मुगल आए तो डीजल बढ़ गया, मुगल की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, मुगलों की वजह से इन्फ्लेशन है, मुगलों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में हमारे FIS 22 से 19% हो गए। मुगलों की वजह से रोटी में ताल्लुक मुगलों से नहीं है, वो बादशाह थे। बादशाहों का ताल्लुक दीन से नहीं होता, जो खलीफा होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। ये बादशाह थे, इनका क्या प्रॉब्लम था, हमारा इख्तिदार बाकी रहे। वो बादशाह थे, अपने नहीं मंदिर तोड़े, तो फिर इसका भी जवाब सुन लो। ये जो अशोका का पोता था, पुष्यमित्रा संज्ञा कौन थे? अशोका के पोते को किसने मारा? और यही शख्स ने 40,000 बुद्धिस्ट इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। चलो बोलो, इस पे झूठ है क्या? बोलो, इस पे झूठ है क्या? कौन था पुष्यमित्रा संज्ञा, बताओ। नहीं बोलेंगे। अब जब सुनेंगे तो खामोश हो जाएंगे। अशोका के पोते को हराने वाला कौन था, नाम बोलो। नहीं बोलेंगे। ये आपको समझना है। अब बात करें कि बोलेंगे यूं करे, अच्छा फिर क्या जेम्स का इख्तिदार नहीं था भारत में? क्या शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स में तसादुम नहीं हुआ?